लीलावती। राजा विक्रमादित्य सावधानी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। बेताल की लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा, फिर लाश को अपने कंधों पर रखा और राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल उन्हें एक अन्य कहानी सुनाने लगा। काशी नगरी में हरिदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक बहुत सुंदर बेटी थी जिसका नाम लीलावती था। वो विवाह करने के योग्य हो चुकी थी। हरिदत्त उसके लिए उचित वर की खोज कर रहा था। एक दिन रात को लीलावती अपने घर में सो रही थी, तभी एक युवक चुपचाप उसके कमरे में पहुंच गया। लीलावती हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसके सामने एक युवक खड़ा था। वो एक चोर था जो राजा के सिपाहियों से बचने के लिए वहां आ गया था। उसने लीलावती से प्रार्थना की कि वो चुप रहे। लीलावती ने उसे अलमारी के पीछे छिपने को कह दिया। थोड़ी देर बाद राजा के सिपाही आए और उसके पिता से कुछ सवाल पूछकर वहां से चल दिए। इस दौरान लीलावती को वो चोर अच्छा लगने लगा। वो उससे शादी करना चाहती थी। चोर ने भी हामी भर दी। शीघ्र ही उनकी शादी हो गई। दिन बीतते रहे। अब लीलावती मां बनने वाली थी। एक बार चोर पास के नगर में गया, लेकिन बहुत समय बीतने पर भी वापस नहीं लौटा। फिर लीलावती के घर वालों को पता चला कि चोर को महल में चोरी करने के आरोप में फांसी की सजा दे दी गई थी। ये सुनकर हरिदत्त ने लीलावती की दूसरी शादी कर दी। किसी को उसकी पहली शादी का पता नहीं था। कोई ये भी नहीं जानता था कि वो मां बनने वाली थी। इस तरह जब लीलावती ने एक बेटे को जन्म दिया तो सबने यही माना कि ये उसके पति की संतान है। केवल लीलावती और उसके पिता को ही असलियत मालूम थी। कुछ दिनों बाद हरिदत्त भी मर गया और ये बात हमेशा के लिए दब गई। अब वो बालक एक युवक बन गया था। समय बीतने के साथ लीलावती और उसके पति की भी मृत्यु हो गई। एक दिन वो युवक फल्गु नदी के किनारे अपने माँ बाप का श्राद्ध करने आया। श्राद्ध के समय अपना हिस्सा लेने के लिए नदी से 3 हाथ बाहर आए। एक हाथ स्त्री का था और 2 हाथ पुरुषों के थे। युवक ने चकराकर स्त्री हाथ से पूछा, ये किसका हाथ है? स्त्री हाथ बोला, ये तुम्हारी माँ का हाथ है। युवक ने अपनी माँ का श्राद्ध कर दिया। फिर उसने दूसरे हाथ से पूछा, ये किसका हाथ है? दूसरा हाथ बोला, ये तुम्हारे पिता का हाथ है। फिर उसने तीसरे हाथ से पूछा, ये किसका हाथ है? तीसरा हाथ बोला, ये तुम्हारे पिता का हाथ है। अब युवक की समझ में ये नहीं आ रहा था कि उसके 2 पिता कहां से आ गए। जब उसने हैरानी जताई तो दूसरे हाथ यानी चोर वाले हाथ ने उसे सारी बात बता दी। तीसरे हाथ ने कहा, मैंने तुम्हें पाल पोसकर बड़ा किया है। युवक ने सोचा, एक पिता ने जन्म दिया और दूसरे पिता ने पाला है। अब पिता के रूप में किसका श्राद्ध करना चाहिए? अगर देखा जाए तो दोनों ही पिता हैं। अगर जन्म देने वाले पिता उसे जन्म न देते तो वो जीवन कहां से हो पाता, और अगर पालने वाले पिता उसका पालन पोषण न करते तो वो जीवित ही नहीं रह पाता। पिता तो दोनों थे, लेकिन विकट समस्या ये थी कि श्राद्ध का हिस्सा असली पिता को ही देना था। अब उस युवक के लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया था कि श्राद्ध का हिस्सा किसे दिया जाए। वहीं एक साधु महाराज बैठे थे। युवक ने सोचा कि वो उनसे इस बारे में राय ले ले। वे जैसा कहेंगे वो उसके अनुसार ही करेगा। बेताल बोला, विक्रम, अब तुम बताओ कि युवक को अपना असली पिता किसे मानना चाहिए? यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण चुप रहे। वे जानते थे कि उनके बोलते ही बेताल वापस चला जाएगा, लेकिन उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। अतः वे बोले, जिस व्यक्ति ने युवक को पाला है वही उसका असली पिता है। केवल जन्म देने से ही कोई पिता नहीं बन जाता। बालक को पालने पोसने वाला ही असली पिता होता है। इसलिए उसे तीसरे हाथ को श्राद्ध का हिस्सा दे देना चाहिए। वही उसके असली पिता का हाथ है। बेताल बोला, राजा विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया। तू सचमुच एक न्यायी और बुद्धिमान राजा है। लेकिन तू बोला, इसलिए मैं वापस चला। फिर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा और राजा उसके पीछे दौड़ पड़े ताकि उसे लाकर अपना वचन पूरा कर सकें। राजा विक्रमादित्य सोच रहे थे कि बेताल की ये कहानियां न जाने कब तक चलती रहेंगी और उन्हें उत्तर देने के लिए अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा।
ऐसी स्थिति में बेताल को शमशान घाट तक ले जाना कैसे संभव हो पाएगा? राजकुमारी शशिबाला। राजा विक्रमादित्य सावधानी से पुनः पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा, अपने कंधों पर रखा और अपने राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल ने उन्हें एक अन्य कहानी सुनाई। अवंती राज्य में शशिबाला नामक एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। एक दिन जब राजा दरबार में बैठा था तो चोल राज्य का राजकुमार वहां आया। उसने राजा से कहा कि वो राजकुमारी शशिबाला से विवाह करना चाहता था। ये सुनकर राजा को अच्छा लगा। चोल राज्य एक शक्तिशाली राज्य था, लेकिन राजा को सोचने के लिए कुछ समय की जरूरत थी। उन्होंने राजकुमार से पूछा, तुम में क्या हुनर है? राजकुमार ने उन्हें बताया कि वो एक अच्छा तीरंदाज है। वो आवाज सुनकर ही तीर चला सकता है और उसका निशाना कभी नहीं चूकता। राजा ने कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है। आप मेरे मेहमान बनकर रहें, मैं अपनी बेटी से बात करके आपको जवाब दूंगा। फिर राजकुमार को मेहमान खाने में भेज दिया गया। अगले दिन वैशाली के राजकुमार ने आकर शशिबाला का हाथ मांगा। राजा ने उससे भी उसका हुनर पूछा। वो बोला, मैं बहुत सुंदर रेशम काटकर कपड़े बुन सकता हूं। ये काम किसी दूसरे को नहीं आता। मैं थोड़ा सा कपड़ा अपने इस्तेमाल के लिए रखने के बाद बाकी सारा कपड़ा गरीबों को बांट देता हूं। ये कहकर वैशाली के राजकुमार ने अपने बुने हुए कपड़े का नमूना राजा को दिखाया। राजकुमार की बातें सुनकर और कपड़े की कोमलता देखकर राजा हैरान रह गया। ये तो वाकई कमाल की बात थी। राजा ने उसे भी अपने मेहमान खाने में ठहरने को कहा ताकि वो कोई फैसला कर सके। वैशाली का राजकुमार किसी भी हाल में राजकुमारी शशिबाला से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने वहां ठहरने से मना नहीं किया। वो जानता था कि इस मामले का निर्णय होने में थोड़ा समय लग सकता है। उधर शशिबाला को उसकी दासियों ने सूचना दी कि कोई राजकुमार उसका हाथ मांगने आया है। फिर उन्होंने राजकुमार के हाथ के बुने हुए कपड़े का नमूना दिखाया, जो शशिबाला को बहुत अच्छा लगा। वो एक राजकुमारी थी और बहुत सुंदर वस्त्र पहनती थी, लेकिन ऐसा सुंदर और कारीगरी वाला कपड़ा उसने पहले कभी नहीं देखा था। शीघ्र ही दरबार में तीसरा राजकुमार आया। वो भी राजकुमारी से शादी करना चाहता था। उसने बताया कि वो एक महान विद्वान था। उसने वेदों और उपनिषदों का सारा ज्ञान प्राप्त किया था। इसके बाद चेदी राज्य का राजकुमार आया। उसका दावा था कि उसे पशु पक्षियों की बोली आती है। राजा ने उसे भी अपना मेहमान बना लिया। चेदी का राजकुमार पशु पक्षियों की बोली बोल सकता था। ये बात जल्द ही सबको मालूम हो गई। महल के बहुत से नौकर और नौकरानियां इस बात की परख करना चाहते थे। वे महल के चिड़ियाघर से एक मोर और एक तोता ले आए। राजकुमार ने उनसे बातें की और उन्हें पुचकारा। ये देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा और रानी ने तय किया कि शशिबाला स्वयं अपने लिए वर का चुनाव करेगी। राजा ने राजकुमारी से कहा कि वो जिस वर को पसंद करे उसके गले में वरमाला पहना दे। फिर उन्होंने तीनों राजकुमारों को बुलाकर एक साथ बैठा दिया। थोड़ी देर बाद शशिबाला अपने हाथों में वरमाला लेकर आ गई। ये कहानी सुनकर बेताल ने राजा से पूछा, राजा विक्रम, अब तू बता, राजकुमारी शशिबाला किसका चुनाव करेगी? अगर तूने सही उत्तर नहीं दिया तो तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण चुप रहे। वे जानते थे कि उनके बोलते ही बेताल वापस चला जाएगा, लेकिन राजा के पास कोई उपाय भी नहीं था। वे बोले, सुनो बेताल, कोई आदमी अपने कर्मों से ही ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य अथवा क्षत्रिय होता है। इसलिए राजकुमारी शशिबाला को एक क्षत्रिय से ही विवाह करना चाहिए। शशिबाला अपने लिए चोल देश के राजकुमार को चुनेगी, क्योंकि वो एक क्षत्रिय यानी योद्धा है। हम ये नहीं कह सकते कि बाकी तीनों राजकुमार गुणी नहीं हैं, लेकिन प्रत्येक गुण का हर जगह एक महत्व होता है। राजकुमारी ने उन तीनों राजकुमारों को भी अपने राज्य से सम्मान के साथ विदाई दी होगी तथा उनके गुण और कला की प्रशंसा की होगी। बेताल बोला, विक्रम, तुमने सही उत्तर दिया।
एक क्षत्रिय ही राजकुमारी की सही पसंद हो सकती है, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। ये कहकर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा। राजा फिर उसके पीछे चल दिए ताकि उसे लाकर अपना वचन पूरा कर सकें।